मित्रों नमस्कार। आज हम मुग़ल चित्रकला के क्रम में औरंगज़ेब का अध्ययन करेंगे, क्योंकि देखें कि औरंगज़ेब का जो समय था, इसके समय में चित्रकला में क्या परिवर्तन हुए। क्या चित्रकला इसके समय में भी विकास पाई या चित्रकला का पतन प्रारंभ हो गया। तो सबसे पहले हम देखते हैं औरंगज़ेब का समय कितना था। तो इसके समय को देखने के लिए हम सबसे पहले देखते हैं कि ये जो 1658 ईस्वी में गद्दी पर बैठा और 1707 तक ये शासन किया, और इसी बीच इसके चित्रकला का जो प्रभाव दिखाई देता है, हम उसी बात का अध्ययन करेंगे। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप ले लीजिए कि जो औरंगजेब है, इसका एक सभी चित्र बनाया था किसने? अवनींद्रनाथ टैगोर ने। औरंगजेब का सभी किसने बनाया था? अवनींद्रनाथ ने बनाया था। इस बात को देख लीजिए, इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अवनींद्रनाथ ने बनाया। ठीक है। अब हम जब इसका औरंगजेब का अध्ययन करते हैं तो एक विद्वान हुए पर्सी ब्राउन, कला समीक्षक पर्सी ब्राउन ने ये बताया कि जब औरंगजेब गद्दी पर बैठा तो इस समय जो चित्रकला थी वो उस औरंगजेब के समय के साथ सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाई और पतन के रास्ते पर अग्रसर हो गई। ठीक है। औरंगजेब के समय में चित्रकला जो थी वो वहाँ के उस समय के वातावरण से सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाई और पतन के रास्ते पर अग्रसर हो गई। लेकिन अगर औरंगजेब को समय को देखा जाए तो इसके समय में जो चित्र है वो युवावस्था से लेकर वृद्धावस्था तक के जो हैं वो चित्र प्राप्त होते हैं। युवावस्था से वृद्धावस्था तक के चित्र किस शासक के प्राप्त होते हैं? वो औरंगजेब के समय के प्राप्त होते हैं। ठीक है। वातावरण से चित्रकला, वातावरण से सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाई नहीं कर पाई कर पाई और पतन की तरफ उन्मुख हो गई। क्या हुआ? पतन की तरफ उन्मुख हो गई। ठीक है, हो गई। हालांकि इस विद्वान ने यह भी बताया कि जो चित्रकला थी उसमें जो औरंगजेब है इसके युवावस्था से लेकर वृद्धावस्था तक के चित्र प्राप्त होते हैं। कहाँ से? युवावस्था से लेकर वृद्धावस्था तक के चित्र किसके समय के प्राप्त होते हैं? औरंगजेब के समय के ही प्राप्त होते हैं। ठीक है। तो जो ये औरंगजेब था, इसके बारे में और अगर हम अध्ययन करते हैं तो ये पता चलता है कि ये चित्रकला से उतना प्रेम नहीं करता था, ये चित्रकला से नफरत करता था। ठीक है। तो इसके ये अपने दरबार के चित्रकारों को आश्रय प्रदान नहीं कर सका और अपने दरबार से चित्रकारों को निकालने लगा कि इन्हें चित्रकारों की आवश्यकता नहीं है। और ये जो निराश्रित चित्रकार थे, ये भारत के विभिन्न केंद्रों जैसे जयपुर, लिख लीजिए आप लोग, कि जो निराश्रित चित्रकार थे भारत के विभिन्न केंद्रों पर जाने लगे। वो केंद्र कौन कौन से थे? जैसे जयपुर में गए, अलवर में गए, ग्वालियर में गए, लखनऊ गए, गुलेर, बसोहली आदि केंद्रों पर पहुंच गए। जिसमें सबसे उत्कृष्ट जो योगदान दिया वो कहाँ पर दिया? पहाड़ी शैली में दिया। और अगर हम पहाड़ी शैली का अध्ययन करते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि ये मुगल शैली से उत्पन्न शैली है। और ये सच भी है कि पहाड़ी शैली को जो उत्कृष्टता प्राप्त हुई वो मुगल शैली के निराश्रित चित्रकारों द्वारा ही प्राप्त हुई। ठीक है। आगे देखिए, लिख लीजिए इस पॉइंट को कि ये चित्रकारों से नफरत करता था, चित्रकला से प्रेम नहीं करता था। और ये यहाँ से निराश्रित चित्रकार जयपुर, अलवर, ग्वालियर,
लखनऊ, गुलेर, बसोहली आदि केंद्रों पर पहुंच गए, और वहां पर चित्रकला के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान दिया। ठीक है, तो और जो सबसे अधिक योगदान मिला वो कहाँ मिला? पहाड़ी शैली में, पहाड़ी शैली में। तो ऐसा भी कहा जाता है कि पहाड़ी शैली को जो उत्कृष्टता प्राप्त हुई वो मुगल चित्रकारों से ही प्राप्त हुई। पहाड़ी शैली को उत्कृष्टता मुगल शैली से ही प्राप्त हुई। ठीक है, मुगल शैली से ही प्राप्त हुई। अब हम देखते हैं कि जो कुछ विशेष चित्र हैं तो जो औरंगजेब के समय के प्राप्त होते हैं, हम उनको देख लेते हैं। उसमें एक चित्र है, वो चित्र है युवा अवस्था का चित्र। किसका? औरंगजेब का युवा अवस्था का चित्र। युवा अवस्था का चित्र। और ये चित्र जो है ये कहाँ संग्रहित है? ब्रिटिश संग्रहालय लंदन में। ब्रिटिश संग्रहालय लंदन में चित्र है, संग्रहित है। और दूसरा जो प्रमुख चित्र है वो वृद्धावस्था का चित्र है। वृद्धावस्था का चित्र, क्योंकि हमने बताया कि औरंगजेब के समय में ही इसके युवा अवस्था से लेकर वृद्धावस्था तक के चित्र प्राप्त होते हैं। वृद्धावस्था का चित्र, और ये चित्र रामपुर में संग्रहित है। रामपुर स्टेट लाइब्रेरी रामपुर में संग्रहित है। और तीसरा जो चित्र है वो बीजापुर का घेरा। बीजापुर का घेरा, ये चित्र कहाँ संग्रहित है? रोज संग्रहालय बोस्टन में। रोज संग्रहालय बोस्टन में संग्रहित है। और गोलकुंडा का घेरा, गोलकुंडा का घेरा। ठीक है, ये सभी इम्पोर्टेंट चित्र हैं। और औरंगजेब के समय के जो चित्रकला की इसमें कुछ विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं को हम अध्ययन कर लेते हैं। विशेषताएं, और ये विशेषताएं किस बात की हैं? औरंगजेब के समय की चित्रकला की विशेषताएं हैं। तो देखिए इसके समय में जो चित्रकला थी उसकी क्या विशेषताएं थी। तो इसका अध्ययन करने के लिए हम ये देखते हैं कि औरंगजेब के समय में लिखावट में कठोरता आनी प्रारंभ हो गई एवं अपरिपक्वता दिखाई देती है। क्या है? लिखावट में कठोरता और अपरिपक्वता दिखाई देती है। और अपरिपक्वता दिखाई देती है। जैसे जो विशेषताएं होती हैं वो किसी भी शासक के अध्ययन करना जरूरी होता है, जिससे हम क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और इसके समय जो थी वो अत्यधिक काली स्याही का प्रयोग किया गया। अत्यधिक काली स्याही का प्रयोग किया गया। और औरंगजेब के समय के जो रेखांकन था वो कमजोर हो गया, केवल कारीगरी शेष रह गई। रेखांकन कमजोर, हो गया। ठीक है, एक विशेषता और है औरंगजेब की जिसको हम देख लेते हैं, यहीं पर लिख लीजिए। औरंगजेब जो था वो क्या था? एक बीड़ा वादक था। तो ये इसकी विशेषता यह थी कि ये बीड़ा वादक था, एक वाद्य यंत्र बजाता था। वो क्या था? बीड़ा। तो
तो औरंगजेब क्या था, ये एक बीड़ा वादक था। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो याद करने वाला है, क्योंकि हम ये देखते हैं कि औरंगजेब का चित्रकला में प्रेम नहीं था, संगीत कला में प्रेम नहीं था, तो ये बीड़ा वादक कैसे था। क्योंकि हमारे मन में ऐसी बात बस चुकी होती है, क्योंकि हम अध्ययन करते आते हैं। लेकिन ये पॉइंट याद रखिए, औरंगजेब क्या था, बीड़ा वादक था। तो ये थी औरंगजेब के समय की कुछ विशेषताएं जिनका हमने अध्ययन किया। कुछ खास नहीं थी, लेकिन इसका चित्रकला में रुचि नहीं था, हम इन बातों को देख चुके हैं। तो एक बार हम पूरा रिपीट कर लेते हैं कि औरंगजेब के समय में क्या था। तो इसका जो शासन था वो कब से कब तक चला, 1658 से 1707 तक। इसका एक सभ्य चित्र बनाया अवनींद्र नाथ टैगोर ने, याद रखिए। और पर्सी ब्राउन विद्वान हुए कला समीक्षक हुए, जिन्होंने ये बताया कि औरंगजेब के समय में जो चित्रकला थी वो वातावरण से सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाई और पतन के रास्ते पर अग्रसर हो गई। ठीक है, पतन के रास्ते पर उन्मुख हो गई। परंतु औरंगजेब का ही ऐसा समय है जिसके समय में युवावस्था से लेकर वृद्धावस्था तक के चित्र प्राप्त होते हैं। औरंगजेब जो शासक था वो चित्रकला से नफरत करता था, चित्रकारों को आश्रय प्रदान नहीं कर सका। और इसके समय के जो चित्रकार थे वो मुगल से, औरंगजेब के राज्य से निराशित होकर, निष्कासित होकर वो जयपुर, अलवर, ग्वालियर, लखनऊ, गुलेश, बसोहली आदि केंद्रों पर जाकर बस गए और वहाँ पर उत्थान प्रदान किया। और सबसे प्रमुख स्थान जो है वो है पहाड़ी शैली। अगर पहाड़ी शैली की बात करें तो ऐसा कहा जाता है कि पहाड़ी शैली को जो उत्कृष्टता मिली वो मुगल शैली से ही प्राप्त हुई। ठीक है, इसके और अगर हम औरंगजेब को फिर से देखते हैं तो ये एक प्रमुख वाद्य यंत्र बीड़ा बजाता था, ये एक बीड़ा वादक था। इसके समय के जो चित्र प्राप्त होते हैं वो है युवा अवस्था का चित्र, जो ब्रिटिश संग्रहालय लंदन में संग्रहित है। और जो वृद्धावस्था का चित्र है वो रामपुर स्टेट लाइब्रेरी में है। बीजापुर का घेरा जो संग्रहालय बोस्टन में है, और गोलकुंडा का घेरा, ये प्रमुख चित्र हैं। और अगर हम औरंगजेब के समय की कलाओं की विशेषताओं को देखते हैं तो इसके समय की कला में जो लिखावट में थी उसमें कठोरता और अपरिपक्वता दिखाई देती है, अपरिपक्वता ना प्रदान होती है, प्रारंभ हो जाती है। और इसके समय की कला में अत्यधिक काली स्याही का प्रयोग किया गया, रेखांकन कमजोर हो गया। ये इसके समय की चित्रकला की विशेषताएं रही हैं। तो आगे भी जो चित्रकार हुए मुगल परवर्ती चित्रकार, परवर्ती बादशाह, तो जो परवर्ती बादशाह हुए वो भी थोड़े थोड़े उसके समय में या तो पतन हुआ या तो हुआ, तो आप इसी वीडियो में देख लीजिए, हम दिखा देते हैं। तो जो मुगल परवर्ती बादशाह हुए, इन बादशाहों में हम कुछ बादशाहों का अध्ययन करेंगे, जैसे जहांदार शाह, फर्रुख शेर, मोहम्मद शाह रंगीला, आलमगीर द्वितीय और लास्ट में बहादुर शाह जफर। तो देखें कि इनके समय में चित्रकला में क्या प्रभाव पड़ा। तो सबसे पहले हेडिंग डालिए जहांदार शाह। जहांदार शाह, तो जहांदार शाह जो शासन पर बैठा है ये 1712 ईस्वी में, 1712 से 1739 तक, 39 तक शासन हुआ। इसके समय में नृत्य कला में विशेष तरह से विकास हुआ और लाल कुंवर नामक एक प्रसिद्ध नृत्यांगना इसके दरबार में रहती थी। नृत्य कला का विकास, नृत्य कला का विकास किसके समय में हुआ, जहांदार के समय में। और लाल कुंवर नामक प्रसिद्ध नृत्यांगना, इसके दरबार में थी। इसके दरबार में थी, बस इसके बारे में और ज़्यादा नहीं। इसके बाद हम देख लेते हैं दूसरा जो परवर्ती मुगल बादशाह हुआ वो कौन था, फर्रुख शेर। फर्रुख शेर, इस फर्रुख शेर का जो शासन था मित्रों, ये जो जहांदार शाह का समय था ये 1712 से 1713 तक था। तो ये जो जहांदार का समय था वो कितना था, 1712 से 1713 ईस्वी तक। और फर्रुख शेर कब बैठा, 1713 से 1719 तक। सत्रह सौ तेरह से 1719 तक। इसे इतिहास में घृणित कायर कहा जाता है।
इसे इतिहास में क्या कहा गया है? घृणित कायर कहा गया है। लेकिन इसके काल में कला को पुनः विकास होता है। कला का पुनः विकास होता है। जो औरंगजेब के समय में जो विनाश हुआ और फर्रुख और उसके बाद जहांदार के समय में जो कमजोरी आई, केवल नृत्य कला में विकास हुआ, ये फर्रुख शेर के समय में पुनः थोड़ा सा और विकास होता है। और इसके समय में जो थे वो कला प्रियता से संबंधित चित्रों का निर्माण किया गया। आखेटकों का एक दल नामक चित्र सरकार सचिव जहांगीर संग्रहालय पुनः मुंबई में संग्रहित है। आखेटकों का एक दल, एक चित्र बना आखेटकों का एक दल, आखेटकों का एक दल नामक चित्र पुनः बना। ठीक है। और इसके बाद शासन पर बैठता है मोहम्मद शाह रंगीला। कौन बैठता है? मोहम्मद शाह रंगीला। और ये कब बैठा? 1719 से 1748 तक। सत्रह सौ अड़तालीस तक। और मुगलों का इसके समय में मुगल शैली किस तरह अपना अस्तित्व संजोए रखी, किसी तरह बचाई रखी। किसी तरह अस्तित्व केवल बचा पाई। ठीक है। उसके बाद बैठा आलमगीर द्वितीय। आलमगीर द्वितीय। और आलमगीर जो द्वितीय था, इसके समय में मुगल चित्रकार बाजारू हो गए। चित्रकार बाजारू हो गए। बाजारू हो गए। ठीक है। और आलमगीर द्वितीय के बाद शासन में बैठा शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय। इसके समय में मुगल चित्रकार जो थे, और ये जो शाह आलम द्वितीय था, इसके समय में भी जो चित्रकार थे वो बाजारू थे। बाजारू थे। उसके बाद बहादुर शाह जफर। जफर 1759 से 1806 तक। इसके समय में मुगल जो इसका समय था, इस पे मुगल सत्ता पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा, क्योंकि इसी समय सिपाही विद्रोह हुआ। क्या हुआ? सिपाही विद्रोह। और अंग्रेज़ों ने इसके ऊपर अराजकता का दोष लगाकर इसे रंगून निर्वासित कर दिया, जहाँ पर 1868 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। ठीक है। यहाँ से मुगल परवर्ती जो चित्रकार थे ये भी समाप्त होते हैं। अब हम जो मुगल चित्रकला है इसकी कुछ विशेषताएं हैं, इसको भी देख लेते हैं। इन विशेषताओं में हम ये देखते हैं कि जो थी मुगल चित्रकला भारत में ही नहीं वरन एशिया की कला में अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखती थी, जिसके कारण यहाँ पर विदेशी भी चित्रकार आते थे और तमाम प्रकार के चित्रकार, तमाम देशों से चित्रकार यहाँ पर आते थे। ठीक है। और यहाँ पर जो थे सभी चित्र ज़्यादातर बनाए गए, सभी चित्रों का निर्माण किया गया, जिसमें कभी कभी सभी चित्रों की कला कहकर भी मुगल चित्रकला को पुकारी जाती है। धरातल जो थे मुगल चित्रकला के समय में, और सबसे ज़्यादा कागज़ का प्रयोग किया गया। धरातल में क्या था? कागज़ का प्रयोग किया गया। कागज़ के रूप में जो सर्वाधिक धरातल था वो मुगल चित्रकला में प्रयोग किया गया, जिसमें सियालकोटी कागज़ प्रमुख रूप से था, गौनी कागज़, दौलताबादी कागज़, इन कागज़ों का प्रयोग किया गया। और अगर कपड़ा की बात की जाए तो हमजा नामक चित्रावली जो थी सूते कपड़े पर चित्रित की गई। भित्ति चित्रण, इसकी शुरुआत अकबर के समय में होती है। अकबर के समय में आगरा और फतेहपुर सीकरी में भित्ति चित्रण का कार्य किया गया, जबकि जहांगीर के समय में लाहौर, कश्मीर में भित्ति चित्रण किए गए।
हाथे दांत या अभ्र के पत्ते पर भी चित्रण किया गया। इसके समय में बसली कागज का प्रयोग किया गया। बसली जो होती है ये क्या होती है, कागज की 2 या 3 परतों को आपस में चिपका कर बसली तैयार की जाती थी। रंग, मुगल कला में रंगों को 4 प्रकार से प्राप्त किया जाता था: बृहस्पतिक रंग, रासायनिक रंग, यांत्रिक रंग और खनिज रंग। ठीक है। खनिज रंगों में गेरू, रामराज, हिरोजी, खड़िया, नीला, ईरानी नीला, लाजवर्दी आदि रंगों का प्रयोग किया जाता था। और इसमें कुछ रंग ऐसे होते हैं जो ईरानी नीला, जैसे उसको देख लीजिए, प्राचीन काल में इसे फारस या ईरान से आयातित किया जाता था। ठीक है। तो मित्रों, यहीं से जो है मुगल चित्रकला ये समाप्त होती है। और इसके आगे हम जो पढ़ेंगे वो राजस्थानी चित्रकला को या पहाड़ी चित्रकला को, दोनों में से एक किसी का अध्ययन करेंगे। तो मित्रों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि हम रेगुलर आपके लिए वीडियो बनाते रहें तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।